बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है अमरीकी कौम से। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि अमरीकी सदर ने खुद पहले ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि रात को 9 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक जब मैं खिताब करूँगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना अजीम आदमी हूँ। तो बहुत बड़े दावे किए डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया तो उसके बाद पूरी दुनिया से जो तज्जिया आ रहा है वो एक ही है। मैंने खुद खिताब सुना, मैं भी इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाला है। तो रात गए तक हमने इंतज़ार किया, क्योंकि अमेरिका का और बरतानिया का भी टाइम का फ़र्क है, और पाकिस्तान का और अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लगभग आधे का फ़र्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया उसके अंदर कोई नई बात थी ही नहीं। यानी उस खिताब के अंदर कुछ ऐसा नहीं था जिसको आप ये कहें कि ये पहले से हमें नहीं पता था, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला दावा पहले नहीं किया था। पहले ज़रा आप देख लें लुब्बे लुबाब था क्या। ज़्यादा लंबा खिताब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब हमने बहुत तबाही फेर दी है ईरान में और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा कर दी है। ईरान के सारे लीडर्स मार दिए हैं, उनकी एयरफोर्स बेरिया और उनकी मिसाइल कुव्वत सब तबाह कर दी है। ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। इससे पहले दुनिया में जो जंगें हुई हैं वो बहुत लंबी लंबी जंगें हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कितना अरसा चली, वर्ल्ड वॉर 2 कितना अरसा चली, फिर जो बड़ी बड़ी बाकी जंगें उन सबका उन्होंने हवाला दिया कि वो जंगें कितना कितना लंबा अरसा चलती रहीं। लेकिन हमने एक शानदार मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ 32 दिनों के अंदर मुकम्मल किया है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। दुनिया और अमेरिका पहले से ज़्यादा महफूज है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एपिक फ्यूरी का जो ऑपरेशन है, इसका नाम इन्होंने एपिक फ्यूरी रखा था ऑपरेशन का, जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया था ईरान के ऊपर। ये शानदार कामयाबियां हैं। अब लगता ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई जंगबंदी का ऐलान कर देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जंगबंदी का ऐलान नहीं भी करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप इसका इशारा दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो जंगबंदी का ऐलान किया वाज़े तौर पे, ना कोई उसका ऐसा इशारा दिया जिसकी बुनियाद पे हम आज ये कह सकें कि जंगबंदी होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है। वो कह रहा है जी मुझे बहुत कामयाबियां मिल गई, मैं तो बहुत कामयाब आदमी हूँ और अमेरिका को तो मैंने जितवा दिया है, अमेरिका तो जीत गया है, अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, कुछ अरसा और होगा, फिर मजीद बड़े हमलों का इंदिया भी दिया कि ज्यादा लीथल अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर। ये उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जो असल बात है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी कि शायद कोई जंगबंदी का अनाउंसमेंट हो जाएगा जिससे लोग कहेंगे कि ट्रंप तो बहुत अजीम आदमी है, अपना काम करके निकल गया और क्रेडिट भी नहीं लिया। और दूसरा एक ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने का ऐलान कर दे कि जनाब अब हम नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो अनाउंसमेंट कैंसिल की जो रात 9 बजे अमेरिका टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था। तो ऐसा क्या वो कहने वाला था जो माहिरीन है अमेरिका के अंदर उनको 3-4 चीजों की तवक्को थी। एक, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा कि जमीनी अफवाज ईरान में उतरने वाली हैं, लेकिन ये चीज ऐलान किए बगैर होनी चाहिए जब भी होगी। असूल भी यही है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की तारीख देगा और बताएगा कि अब ये जंग बंद होने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हम ये जंग खत्म कर देंगे, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक दावा यह किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो से निकलने का ऐलान कर देगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही। सिर्फ अपनी फतह का ऐलान किया और यह नहीं बताया कि अब बनेगा क्या, आगे क्या चलेगा। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत थी। एक और डेवलपमेंट है, इसको भी आप ज़हन में रखें। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा ना कि, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है और यह कहते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो नया रजीम है उसके सदर ने। तो मेरी और आप सबकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो इस वक्त ईरानी सदर हैं ये तो पुराने रजीम में भी थे। आयतुल्लाह अली खामनाई जब सुप्रीम लीडर थे ईरान के तब भी यही सदर थे ईरान के, और आज जब मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे तो यही सदर हैं ईरान के। तो ये तो रजीम तब्दील नहीं हुआ, ये तो वही आदमी है। अब्बास अरागची जो है वजीर खारजा, वो भी वही है। हाँ, उनके कुछ लोग शहीद हो गए हैं और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अहम लोग उनके शहीद किए गए हैं, सुप्रीम लीडर समेत। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रंप ने कहा कि जी ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, जबकि ईरानी सदर ने इसके बाद अमरीकी अवाम को एक खत लिख डाला, क्योंकि ईरान को एक बात समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर से दबाव में नहीं आ रहा। ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानता है, ना वो दूसरे ममालिक की बात मानता है,
ना वो नेटो के दबाव में आ रहा है, ना वो यूरोपीय यूनियन का दबाव ले रहा है, ना वो चाइना और रशिया का दबाव ले रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ फिक्र इस बात की है कि अमेरिका के अंदर उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए शायद ईरानियों की अब तवज्जो का मरकज अमरीकी अवाम भी है और वो अक्सर अमरीकी अवाम के लिए पैगाम जारी करते भी रहते हैं। तो ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम खत लिखा और इस खत के अंदर किसी किस्म की जंगबंदी का तस्करा नहीं किया। एक ऐसा सदर जो जंगबंदी की दरखास्त कर रहा है वो अमरीकी सदर के मुताबिक वो दरखास्त कर रहा है, लेकिन जब वो अमरीकी अवाम को खत लिखता है तो उसमें जंगबंदी का तस्करा ही नहीं होता। उसने लिखा ईरानी सदर ने कि ईरान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया, इसके बावजूद कि हमारे मुल्क ने कब्जे और हमलों का सामना किया फिर भी हमने जंग का आगाज नहीं किया। ईरानी अवाम की यूरोप, अमेरिका और हमसाया ममालिक के अवाम से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। अब मुहावरा करनी है या ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इनमें से जो भी चीज मुंतखब की जाएगी, यानी जो भी रास्ता आप चुनेंगे, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तयन वही रास्ता करेगा। ये ईरानी सदर ने बताया कि लड़ना है या ताल्लुकात बनाने हैं, ये फैसला आप करेंगे, लेकिन इसकी बुनियाद पे हमारी नस्लों का फैसला हो जाएगा कि नस्लों का मुस्तकबिल कैसा होगा। वजीर खारजा वो है जिसके नवासे ने अभी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 2 गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर उनका रेप करवाया, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की, उनके साथ जबर किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया। वजीर दाखिला वो है जिसका SHO ही नहीं मिल रहा, जिस SHO ने सारे दहशतगर्दों को अकेले मार देना था। वो टार्जन मिल ही नहीं रहा, वो किधर गया SHO जिसको ये लेकर आए थे और उससे उन्होंने बड़े कारनामे करवाने थे। बहरहाल ये वजीर दाखिला, ये वजीर खारजा और ये आसिम मुनीर की टीम और ये चला रहे हैं जनाब मुल्क, तो मुल्क का तो यही हाल होना था। अब आ जाए नाजरीन एक और खबर की तरफ। ये खबर ना इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। अकबर एस बाबर, जिसका ये दावा है कि वो एक अहम तरीन आदमी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और बानी जो अरकान है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन्होंने इसको बनाया था शुरू में, ये उनमें से एक है, इसका ये दावा है। और इसी आदमी ने केस किया फॉरेन फंडिंग का भी, और इसी आदमी ने केस किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जो इलेक्शन है उसके बारे में भी। और इसी आदमी की वजह से काजी फायद ईसा को यह मौका मिला कि उसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बल्ले का निशान छीन लिया। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने बहुत तबाही फेरी है। अचानक से अकबर एस बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये कहा कि इमरान खान का मुझे जेल से पैगाम आया कि जब भी जेल से बाहर आया तो सबसे पहले आपके घर आऊंगा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों कहा। देखें, जेल से इमरान खान का पैगाम वैसे तो रुका हुआ है, लेकिन अकबर एस बाबर को मिलता है कि जेल से बाहर आकर सबसे पहले आपके घर आऊंगा और वो अपने इख्तलाफात इमरान खान साहब से दूर करें। क्या वजह क्या है, इनको क्या मालूमात मिली है या क्या शक इनको गुजरा है? क्योंकि अकबर एस बाबर उन लोगों में से एक है जिसकी नस्लों को पाकिस्तानी माफ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद के रखने में ऐसा दिखाई देता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जो चाहती थी वो मवाद अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। यानी इन्होंने वो ग्राउंड बनाकर दी जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इनको ओन नहीं करती, आप दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं, तहरीके इंसाफ इस आदमी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन ये तहरीके इंसाफ का मामा बन गया और इसने हर जगह के ऊपर केसेस किए, दरखास्तें दी और इसकी दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब लोग इससे नफरत करते हैं पाकिस्तान में, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, इसको आप ले जाए पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाए, लोग इससे बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तान में। इसे ऐसी क्या मालूमात मिली कि अब ये उस नफरत से बचना चाहता है और भागना चाहता है। देखिए, इमरान खान साहब की जेल में तबीयत के हवाले से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं, फिर एक ऐसी खबर दी जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया। अब ऐसे माहौल में अकबर एस बाबर अपने आप को क्यों इमरान खान का हमदर्द और इमरान खान को क्यों अपना करीबी साथी साबित करना चाहता है, मैं इस बात को यहां पे छोड़ रहा हूं। क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है ना, जिस तरह सुहेल बड़ाइच ने पैंतरा बदला है, जिस तरह कुछ और लोगों ने पैंतरा बदला है, इसी तरह ये जो अकबर एस बाबर ने किया, ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं बन रही। और इमरान खान साहब की मुलाकातें लगातार उनकी फैमिली से बंद की गई हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर एक मुलाकात करवाई जाए और वो उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करके आए, तो मुलाकातें तो बिल्कुल ही बंद है। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन उसके आगाज से पहले जमरूद बाजार को बंद कर दिया गया, पुलिस ने वहां पे बाजार बंद करवाया। मेरा सवाल यह है कि ये कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट है जिसमें बाजार बंद करवाया जाता है? भाई, बाजार तो खुले होते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट ये नहीं है कि आपने जलसा करना है या किसी जगह पे आपने रैली निकालनी, वो नहीं है स्ट्रीट मूवमेंट। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है अलग तरह की, उससे मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन मिलता है। स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं कि हर गली मोहल्ले में आप पहुंचे, हर दरवाजे को आप दस्तक दें, हर शख्स तक अपने पैगाम को लेकर जाएं,
हजारों नौजवानों की टीमें बनाए, एक एक नौजवान एक एक हजार 500-500 लोगों को जाकर टच करे, लोगों की मेंबरशिप ली जाए, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें कायल किया जाए, और फिर जिस दिन आपने निकलना है हर तरफ से अवाम का सैलाब निकले। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। इमरान खान साहब ने एक काम शुरू किया था, मेंबरशिप कंपेन, जब वो करना चाह रहे थे और पैगाम भेजना चाह रहे थे घर घर 2023 से पहले, तो वो बहुत काम भी आया था इमरान खान साहब के। बहुत सारे लोगों ने अपनी कारकर्दगी इंटरनेट पे डाली हुई थी, बाकायदा वो उसकी एक इमरान खान साहब ने पोर्टल बनाया हुआ था जिसमें डिटेल्स आती थी कि किसने कितना डाटा फीड किया है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है, किस जिले में कौन आगे जा रहा है। तो स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज करते हैं और फिर वो क्लेम किया जाता है कि ये भी स्ट्रीट मूवमेंट है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये कायम अली शाह साहब साबिक वजीर आला पीपल्स पार्टी के सिंध के, और इनके कारनामे आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जरदारी खानदान के बड़े चहीते हैं। उनकी एक बेटी है साहबजादी, वो जनाब डॉक्टर निगत शाह उनका नाम है, एक बेटी इनकी एमएनए भी रही। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगत शाह को रिटायर होने से महज एक दिन पहले, यानी वो रिटायर हो रही है, रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले, और रिटायर हो जाती है ना तो फिर फारग हो जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन रिटायर होने से सिर्फ एक दिन पहले सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हदायत जारी कर दी गई। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी बोर्ड और जामियात अब्बास बलोच ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये खबर जनाब दी है सैयद मोहम्मद अस्करी ने। आप अंदाजा करें कि इनका पेट ही नहीं भरता, यानी रिटायरमेंट हो गई, ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, कोई भी रिटायर नहीं होना चाहता इस मुल्क में। कायम अली शाह साहब तो रिटायर होना ही नहीं चाहते थे, इतने बुरे आदमी थे कि जुल्फिकार ने भुट्टो से भी सीनियर थे। भुट्टो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये बार बार वजीर आला बने। अब ये जो कायम अली शाह साहब है, इनकी बेटी जो है वो भी रिटायर नहीं होना चाहती, निगत साहिबा, वो रिटायरमेंट से एक दिन पहले सिंध की काबीना ने फैसला किया और उस फैसले की रोशनी में इनको 3 साल के लिए दोबारा से इजाजत मिल गई। अब आप अंदाजा करें कि ये है सूरत हाल पाकिस्तान में निज़ाम तालीम की। एक और खबर है नाज़रीन, और वो खबर है बिजली के बारे में। इस सोलर की जो बिजली है, जो लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं, उनसे जो बिजली है वो खरीदने का जो फैसला किया गया और बेचने का जो फैसला किया गया, वो 2 लाइनों में है क्या। हुकूमत करेगी पता क्या, कि सस्ती बिजली सार्फिन से खरीदेगी, जो आम लोग सोलर जिन्होंने लगाया हुआ है। नेट मीटरिंग वाले जो लोग हैं उनसे 25 रुपए फी यूनिट लिया जाएगा, जबकि जो नेट बिलिंग वाले सार्फिन है, जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत 8 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी। यानी 8 रुपए की आपसे बिजली खरीदेंगे और आपको बेचेंगे रात के वक्त 50 रुपए फी यूनिट। और जो थोड़े बहुत नेट मीटरिंग वाले थे पुराने, उनसे 25 रुपए की खरीदेंगे और उनको बेचेंगे वापस 50 रुपए फी यूनिट। ये हुकूमत कोई भी पॉलिसी मसाइल को हल करने के लिए नहीं बनाती, कि वो अपनी जाती डिवाइसेस भी नहीं लेकर गए कि अगर हम वहां ले गए तो पता नहीं क्या कुछ चाइना यहां से निकाल लेगा और उसके बाद वो चीजें हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकती हैं। वो ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा मगर यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा। यजीद तो कब का मर गया, लेकिन हर दौर का एक यजीद होता है। तो इमरान खान साहब इनको यजीद मान के, जालिम मानकर चल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं जालिम के सामने, यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा, मैं मौत को पसंद करूंगा और आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, मैं अकेला रह गया तब भी लड़ूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा। और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है जिसे लोग शायद बहुत दहाइयों तक, शायद सदियों तक याद रख सकते हैं, कि हारता वो है जो हार मान लेता है। जो दिमागी तौर पे हार जाता है वो हार जाता है, और इमरान खान आसाफ की लड़ाई में इनसे हारने वाला नहीं है। ये मैं एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुका हूं। तो इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवाएं। रोजाना एक नई अफवाह आती है, कभी आती है जनाब कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, कभी आती है कि एक आंख बिल्कुल ज़ाया हो गई है, कभी कोई और खबर आती है, कभी 1, 2, 3 और खबरें फैलाई भी जाती हैं। बाद औक़ात सोर्सेज से जर्नलिस्ट बड़ी मेहनत करके खबर निकालते हैं, बाद औक़ात खबर जानबूझकर भी फैला दी जाती है। तो इस सारे माहौल में एक क्यास पैदा हो रहा है, एक बेचैनी पैदा हो रही है। तो जिद है हाफिज आसिम मुनीर साहब की, वो अपनी जिद खत्म करें, इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दें। इसमें कबाहत और प्रॉब्लम क्या है, मुलाकात करवाएं ताकि अफवाहों का ये सिलसिला खत्म हो जाए। और आज मौका है मुलाकात करवाने का, आज तो मुलाकात करवा देनी चाहिए। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आज तो दूर की बात है, जुमेरात को भी इनकी मुलाकात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता मुलाकात होगी, ये इनकी टोटल औकात है। ये एहसन इकबाल का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैंने आपको ना अक्सर कहा कि ये स्टेटमेंट संभाल के रखना है, बाद में काम आएगा। कई बयानात मरियम नवाज ने दिए हुए, कई नवाज शरीफ ने दिए हुए, राणा सनाउल्लाह ने दिए हुए, बाकी लोगों ने बयानात दिए हुए, बिलावल ने भी बयानात दिए हुए, जरदारी ने भी बयानात, इन सब ने बयानात दिए हुए। संभाल के रखने आपने, क्योंकि इन पे बुरा वक्त आएगा ना
तो हम इनको निकाल निकाल कर दिखाएंगे वो स्टेटमेंट। एहसन इकबाल का ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए कि इससे किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी। यानी इमरान खान साहब से नरमी कोई नहीं होगी, सेहत के हवाले से किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। यानी तशवीश नहीं होनी चाहिए कि इससे कोई नरमी रवा रखी जाएगी। ये अपनी बारी कितने जालिम हो गए हैं, बस ये रिकॉर्ड के ऊपर आप चीजें रखें, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी, इनकी बारी आएगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी बारी आएगी। जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मौज लगाई हुई है ना, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये आज नहीं, साल 2, 4, 10 साल, ये जब भी मामला खत्म होगा ना, झोलियां उठा उठा के उस दौर के अफसरान बद्दुआएं देंगे इन सारों को जिन्होंने कौम के अंदर नफरत का ये बीज बोया है। इमरान खान साहब की बहनें गई मुलाकात करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आज भी मुलाकात होगी, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन। अदालत ने कहा मुलाकात करवाओ, नहीं करवाते। अदालत ने कहा उन्हें हकूक दो, उनके नहीं देते। अदालत ने कहा उनका इलाज करवाओ, उनके अपने डॉक्टरों से मिलवाओ, नहीं मिलवाते। अदालत के तमाम अहकामात को बूट की नोक के ऊपर रखते हैं, और इसके लिए इन्होंने अदालतें ही तबाह कर दी हैं। बहरहाल अब तहरीक करीब आ रही है। ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि उन्होंने पूरा मुल्क बंद करना है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। देखिए, माजी में कई मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया है, वो फार्मूला काम नहीं किया। ये डी चौक तक पहुंचे जरूर, लेकिन वहां पे रुक नहीं सके। एक इमरान खान साहब लेकर गए 25 तारीख को मई की 2022 में, और इमरान खान साहब वहां पे डी चौक में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे तकरीर की और वहां से लोगों को कहा कि अभी हम वापस जाएंगे। अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा गए, एक मरतबा तो वो गायब हो गए रास्ते में से ही, और वो चले गए केपी हाउस में चाय पीने लोगों को छोड़कर। एक मरतबा उन्होंने पहाड़ियां क्रॉस की, और दूसरी मरतबा गोली चल गई और वो वहां से अलीमा खानम को लेकर निकल गए। लोगों को कह गए थे पहली गोली मैं खाऊंगा, और वहां पे लोगों को गोलियां खाते हुए छोड़कर अली अमीन गंडापुर सब चले गए। ये भी बड़ी, और फिर बाद में ये लोग गवाह भी नहीं बने, विटनेस भी नहीं बने। जो जुल्म इनके लोगों के साथ हुआ, इन्होंने आकर अदालतों में गवाहियां तक नहीं दी। अंदाजा करें आप। तो अब ऐसा क्या किया जाएगा जो पहले से मुख्तलिफ हो? ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने करना है, लेकिन इन्हें कुछ पहले से मुख्तलिफ करना पड़ेगा और पहले से हट कर करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम जो भी करेंगे उसकी अनाउंसमेंट हम एक हफ्ता पहले करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। यानी हम बैठ भी सकते हैं, ये बहुत लंबा भी चल सकता है, एक जगह की जगह कई जगह पे एहतजाज हो सकता है। हर चौक डी चौक का नारा भी वो माजी में लगा चुके हैं। इमरान खान साहब स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म भी दे चुके हैं। तो अगर ये हर जगह के ऊपर इस तरह का माहौल बना देते हैं और एक बंदिश शुरू हो जाती है, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तहरीक आगे बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बीच में जो इख्तलाफात हैं उन्हें खत्म किया जाए। कुछ सीनियर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और पीटीआई के लोगों के बीच में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, वो भी मामला खत्म हो जाए। ये कोशिश हो रही है और हो सकता है ये कोशिश कामयाब भी हो जाए। लेकिन एक चीज मैंने अजीब देखी कि सुहेल अफरीदी साहब ना सिर्फ इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनमें इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो इंटरव्यूज अब टीवी चैनल्स पे चल भी रहे हैं। ये नई चीज है। ये नई चीज क्यों है, इसको आप 2 या 3 एंगल से देख सकते हैं। नंबर 1 ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस दबाव को कम करना चाहती है। नंबर 2, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पे दबाव डाल के उनसे कोई काम निकलवाना चाहती है कि ठीक है ये देखें ये आ गए, ये देखें इनके इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो फिर आप बात हमारी मान जाए, वरना तो फिर ये आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन पे दबाव डालने के लिए भी ये थोड़ा सा मार्जिन दिया गया हो कि ठीक है टीवी चैनल पे, लेकिन जो भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है। यानी वो बातें जो टीवी चैनल्स पे नहीं हो सकती थी, कम से कम वो हो तो रही है ना। कम से कम थोड़ी सी फील्ड तो मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब इसके ऊपर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को क्यों मौका मिल रहा है। मुझे 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने राब्ता किया, जिनमें से 1-2 लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं। उन्होंने कहा हम हैरान हो गए, जो एंकर्स इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में लुथरे हुए हैं, उनकी टीमों ने हमें पैगामात भिजवाए कि वो हमें अपने टीवी चैनल पे लेना चाहते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। 2 ऐसे लोग हैं रानुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाना सख्ती से मना था, उन पे पाबंदी लगी हुई थी। उन दोनों के बारे में मेरी उनसे बात हुई। उनमें से एक ने तो बहुत कैटेगोरिकली कहा और दूसरे से भी मुझे सरसरी तौर पे बताया कि जनाब हमें पाकिस्तान से फोन आया और एक ऐसे एंकर की टीम की जानिब से आया, 2 अलग अलग हैं, कि जो नफरत करते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी टीम कह रही है जी कि आपको टीवी पे लेना है, आपको प्रोग्राम में लेना है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं
एक गुंजाइश निकली है, प्रेशर के जरिए से निकली है, परेशानी के जरिए से निकली है, हालात के तनाजुर में निकली है, दबाव है, कोई कुछ भी हो सकता है।